Starting with the great name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel, PhiCraft. So in this lecture, we are going to practice some past paper question of paper P2, article deformation. So let's start from the first question. A spring is suspended from the stand, loads are added and the extensions are measured. Which graph shows the result of plotting extension against load? कंडीशन नंबर 1 बेटा कि जब भी आप इस स्प्रिंग के ऊपर लोड्स अप्लाई करोगे सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा एक्सटेंशन के. कंसीडर कर रहे हो कि आपके पास इलास्टिक लिमिट है. क्लियर? तो जो चीज़ें बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं उनका हिंट दे रहा हूं कि उनका जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है और हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है. क्लियर? ठीक हो गया. तो यहां देखिए, क्या आपने कोई स्प्रिंग हंग किया अभी इस टाइम? बिल्कुल नहीं किया हुआ. दैट्स मीन के इनिशियल कंडीशन क्या है कि आपने नो लोड हंग किया हुआ है इस स्प्रिंग के साथ. अब याद रखिएगा कि जहां पे लोड नहीं होता, अगर आप लोड को जीरो कर दो, इस लोड को मैं जीरो कर रहा हूं, तो एक्सटेंशन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है बेटा? जीरो हो जाती है. क्लियर? सो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं. इस ग्राफ का मतलब ये है कि जैसे जैसे लोड इंक्रीज करोगे एक्सटेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी. तो ये आपका जो एमसीक्यूज है वो रॉन्ग हो गया. अगर आप बी को देखें तो कहता है कि लोड इंक्रीज करते जाओ उसके बावजूद भी एक्सटेंशन सेम रहती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि एफ को अगर इंक्रीज करो तो एक्सटेंशन की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए. बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, गुड. अब हम चलते हैं सीओडी पे. यहां पे लोड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटेंशन भी क्या हो रही है स्टूडेंट्स? इंक्रीज हो रही है. बात कुछ ठीक नजर आती है कि इसमें एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई तो फुलफिल हो रहा है. यहां अगर हम स्टूडेंट देखें तो लोड इंक्रीज होने से एक्सटेंशन की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो इसमें भी फुलफिल हो रहा है. तो आईजी के पास ट्रिपल में बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो 2 एमसीक्यूज होते हैं उनका बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं होता करेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ. सिर्फ 2 ऐसे होंगे जिनमें एक जंग होगी कि कौन सा ठीक होगा, कौन सा रॉन्ग होगा. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये दोनों तो अभी हमें ठीक लग रहे हैं. अब कंडीशन क्या है? हमने कंडीशंस को देखना है. कंडीशन ये कहती है कि आपका जो एक्सटेंशन ग्राफ है, एक्सटेंशन आपने जीरो होती है आपके पास, सॉरी, अगर आपके पास लोड जीरो हो तो एक्सटेंशन आपने जीरो रखनी है, जीरो से स्टार्ट करनी है. क्यों? क्योंकि उस टाइम लोड जीरो है. तो इस ग्राफ में तो लोड जीरो है, उसके बावजूद भी क्या है? एक्सटेंशन तो कोई वैल्यू दे रही है. दैट्स मीन ये ग्राफ गलत हो गया बेटा. और एक ही आपके पास बचा है जो कि डी है, लिहाजा डी इज योर करेक्ट आंसर. एक मेथड या कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया. दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि जो चीज़ें डायरेक्टली पोर्शन होती है उनका जो ग्राफ होता है, उनका जो कर्व होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है और ओरिजिन से पास होती है. तो ओरिजिन से भी इसकी पास हो रही है. इन 2 कंडीशन, इन 2 कॉन्सेप्ट के तहत हम इस डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे. स्टूडेंट्स विशेस, या आई गेस मैंने करवाया था आपको लेक्चर्स के दौरान. अ स्टूडेंट विशेस टू डिटरमाइन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन इट ओबेज द हुक्स लॉ. डिफरेंट लोड्स आर हंग. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट. एंड अगेन आपकी मर्जी है बेटा, जैसे मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी ये चीज़ समझाई थी कि आपकी अपनी मर्जी है कि आप के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करोगे ऑब्वियसली वो क्या होगा? के इज इक्वल टू एफ ओवर ई. अब के क्या है बेटा? लोड है इन फॉर्म ऑफ न्यूटन. ई क्या है? एक्सटेंशन है. क्लियर? ठीक हो गया ना? सो दैट्स मीन सबसे पहले तो आप लोड कंसीडर करोगे कि आपने कौन सा लोड सिलेक्ट करना है. अब अगर आप 0 से 2 पे आओ तो लेंथ में इंक्रीमेंट आता है स्टूडेंट्स 20 माइनस 12 का, तो ये 8 होता है. आप 2 से 4 पे जाते हो, लोड डबल करते हो, तो एक्सटेंशन भी कितनी हो जाती है? 12 से 28, या 20 से अगेन कितनी हो जाती है? 28 हो जाती है. इसका मतलब अगेन 8 का इंक्रीमेंट आया. तो दैट्स मीन कि ये तो इलास्टिक लिमिट चल रही है कि आप फोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, एक्सटेंशन भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. लास्ट स्केल पे चेक करेंगे हम, 4 से 5 न्यूटन करते हैं तो आपके पास 28 से जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाती है? 38. इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है. तो बेहतर है
हम अगर केयरफुल रहे तो हम ये जो ब्लॉक है ये कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें परमानेंट डिफॉर्मेशन का एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा कि हमें नहीं मालूम कि लास्ट ब्लॉक में चूंकि प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज नहीं आया, लिहाजा मुमकिन है कि यहाँ पे कौन सी डिफॉर्मेशन हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो। तो आपने ये कॉन्सेप्ट आई होप सो के समझ लिया होगा। मैं इसको रेज कर देता हूँ ताकि स्पेस मेरे पास थोड़ी सी बन जाए। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले के की वैल्यू चाहिए, देन मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए। दूसरी वैल्यू है मेरे पास एक्सटेंशन की। सो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये लोड सेलेक्ट कर लो। लिहाजा मैं एफ को ले लेता हूँ 2 न्यूटन। क्लियर? सो नाउ व्हाट विल बी द एक्सटेंशन? एक्सटेंशन विल बी द लोडेड लेंथ माइनस द अनलोडेड लेंथ। सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 20 minus 12 and I get 8. 8 what? 8 centimeter. Clear? Now I can use the formula F is equal to KE, and if I just put the values of F and E, so I get 2 divided by 8, it's 1 over 4 and it will be 0.25. I hope so कि आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद ट्राई करें, 4 को ले लें और 28 और 12 को ले लें। ठीक हो गया? आई होप सो कि आपका तभी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हम चलते हैं जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, एन एक्सपेरिमेंट इज carried out to determine the spring constant for a spring that obeys the Hooke's law. A load is hung from the spring. Okay, so बेटा याद रखिएगा कि अगेन आपके पास जो k की वैल्यू है तो ऊपर f आता है, नीचे एक्सटेंशन आती है। क्लियर हो गया? सो एक्सटेंशन नीचे किस किस में है? एक जगह ऊपर है, एक जगह ऊपर है, लिहाजा दोनों क्रॉस कर लीजिए। सिंपल सी बात होगी, या बेटा ये होगा या ये होगा। सो स्टूडेंट्स, f क्या है? f आपके पास है लोड, और लोड भी इन फॉर्म ऑफ जिसका यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है? ऑब्वियसली वेट का यूनिट होगा, फोर्स का यूनिट होगा। सो डी इज योर करेक्ट आंसर एंड सी इज योर रॉन्ग आंसर। Okay, the extension load graph for a spring is shown. The unstretched length is 15 centimeters. So I can highlight this vector L naught is equal to 15 centimeter, and I have also the loaded length, which is 16.4 centimeters. So what I have to find? You have to find out the weight of the object. That's when you have to recognize the load at a specific extension. So students, ग्राफ गिवन है बेटा, क्या किया जाएगा? एक्सटेंशन इज इक्वल टू L minus L naught. So what is L? It's 16.4. What is L naught? It's 15. So what's your answer? It's 1.4 centimeter. Now what you have to do, आपको अब ग्राफ के ऊपर आना है, 1.4 सेंटीमीटर का एक बॉक्स ढूंढना है। उस बॉक्स को आपने कंपेयर करना है, एक्सटेंड करना है towards the curve and then from the curve towards the x-axis. Clear? So अगर हम यहाँ देखें तो बेटा ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 is this line. Clear? मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। मैंने इसको एक्सटेंड किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया, देन इसको मैं डाउनवर्ड लेके आ रहा हूँ, और जब मैं इसको डाउनवर्ड लाता हूँ तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है ये है 3.5 आई गेस। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इस टाइम 3.5 है। Spring which obeys Hooke's law has an unstretched length. Again, I am given with the L naught is equal to 10 centimeter. Load is 20 Newton. So F will be 20 Newton. What is the new length of the spring? Sorry, the new length of the spring is, that's mean L is 36 centimeter. And now again you have to find out the value of the K. So what you have to do is F divided by E, and K is equal to F divided by L minus L naught. So 20 divided, what is L? 36 minus 10, and if you divide 20 by 26 you get your answer, that is I guess 0.77, 0.762 है। तो इस तरह देख लीजिएगा, 0.77 तक आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। In question number 6, the graph shows the length of a spring changes when the stretching force is increased in the Hooke's law region. What is the spring constant?
सो सबसे पहले बेटा जिस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि हुक्स लॉ किस रीजन में फुलफिल होता है, ओबे होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, हुक्स लॉ हमेशा ओबे होता है जब तक ये रिलेशन ओबे किया जाता है कि जितना फोर्स उतनी एक्सटेंशन, दैट्स मीन बोथ आर डायरेक्टली पोर्शन टू ईच अदर। और जो चीजें डायरेक्टली पोर्शन होती है उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। एग्री? अब ये ना कहिए कि सर ये ओरिजिन से पास होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लेंथ है बेटा, एक्सटेंशन नहीं है। इजी, गुड। ये लाइन कब तक स्ट्रेट है? ये लाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक स्ट्रेट है, उसके बाद कर्व हो रही है, लिहाजा आई हैव टू कंसीडर ओनली दिस पोर्शन, नॉट द कर्व पोर्शन। क्यों? क्योंकि यही वो पोर्शन है जहां पे हुक्स लॉ जो है वो स्टूडेंट्स ओबे हो रहा है। तो मुझे तो वही रीजन चाहिए ना जहां पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, और वहीं से मुझे के की वैल्यू भी चाहिए। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? सो आपने स्टूडेंट्स ध्यान से बेटा देखना है सॉरी, ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो लेंथ गिवन है आपको वाई एक्सिस पे, आपको एक्सटेंशन नहीं गिवन। ओके, गुड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। लोड कितना है, फोर्स कितना है, फोर्स कितनी में ले रहा हूँ? 5 न्यूटन। सो ये फोर्स 5 न्यूटन, और ये स्टूडेंट्स मुझे मिल गई, ये वाली लाइन मुझे मिल गई किस पे? 20 पे। क्लियर? सो मुझे फाइंड आउट करना है K इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई E, and when I put the value of F which is 5 Newton, okay, 5 divided by, so what is extension? Y axis पे तो लेंथ का ग्राफ गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो एक्सटेंशन फाइंड आउट करने के लिए लोडेड माइनस अनलोडेड चाहिए ना। तो 5 पे तो ये लोडेड निकल आया है, ये तो 20 है। सो अनलोडेड कहाँ से लो? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ स्प्रिंग जब आपको y एक्सिस पे गिवन होगा तो ग्राफ कभी भी आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो किसी एक खास पॉइंट से स्टार्ट होगा। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है? ये पॉइंट आपको बता रहा है कि इस पॉइंट पे जो लोड है, जो फोर्स है, वो इस टाइम 0 है, और लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये आपके पास अनलोडेड लेंथ है। क्लियर? So that's mean you have to subtract 20 minus 5 and you get 5 divided by 15, and now 1 over 3, and your answer, I guess so, it's D, 6D. Okay, so let's move towards the next question. A load is hung from a steel wire. The load is increased, the length of the wire increases until the limit of proportionality. प्रोपोर्शनैलिटी मीन F डायरेक्टली पोर्शन टू E। क्या मतलब निकला? इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं। इजी हो गया जहां तक ये प्रोपोर्शनैलिटी फुलफिल होती है। द लोड इज नाउ इंक्रीज स्लाइटली। ओके, इलास्टिक लिमिट से आगे जाया जा रहा है। व्हाट हैपेंस, क्या होगा? सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स खुद पढ़िए। मैं पहले ग्राफ बनाता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या बात करने लगा। अगर जो मैंने आपको लेक्चर आपने सुने हैं, अगर आपने ध्यान से सुने हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेटा क्या है, फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो एक्सटेंशन है, यहाँ पे क्या है? लोड है। एफ ऊपर भी जा सकता है, एक्सटेंशन नीचे भी आ सकता है। क्लियर हो गया? जब मैंने आपको समझाया कि यहाँ तक आपके पास इलास्टिक लिमिट फॉलो हो रहा है, इसके बाद वो P4 के क्वेश्चन में एक दो जगह पूछेगा कि इस ग्राफ को अब इसका नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ करके दिखाएं। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि आपने जो नेक्स्ट लाइन को एग्जैजरेट करना है वो टुवर्ड्स द एक्सटेंशन ग्राफ करना है। तो अगर ये लाइन ऐसे जाना चाहती है तो आप इसको कैसे ले जाएंगे? इसको आप ले जाएंगे स्टूडेंट्स ऐसे, थोड़ा सा कर्व कर देंगे टुवर्ड्स द एक्सटेंशन, दैट्स मीन स्लोप इंक्रीज हो रही है। क्लियर? सो इससे क्या पता चल रहा है? ध्यान से देखिएगा। इससे पता ये चल रहा है स्टूडेंट्स कि इतने से लोड जब आपने अप्लाई किया, ध्यान से देखिएगा, पहले अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इतने लोड पे, ये किस किस रीजन की बात हो रही है? परमानेंट डिफॉर्मेशन की बात हो रही है। इतने से रीजन में जो एक्सटेंशन में इंक्रीज आया वो इतना ज़्यादा आया। पहले कितना आता था? इतने ही पोर्शन, चलो मैं यहाँ पे बना लूँ, तो पहले कितना आ रहा था? पहले तो स्टूडेंट सिर्फ इतना सा आ रहा था। तो प्लास्टिक रीजन में जाने के बाद क्या हुआ? एक्सटेंशन सडनली इंक्रीज हुई है। अब हम MCQs पढ़ते हैं। The extension of the wire increases and the wire no longer obeys the Hooke's law। तो पहला ही ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया जिसमें हमने एक्सटेंशन को आफ्टर इलास्टिक लिमिट इंक्रीज करवाना है। क्लियर हो गया? और होती भी है। ठीक है? द एक्सटेंशन ऑफ द वायर डिक्रीजेस, तो डिक्रीज नहीं होती, ये करेक्ट, ये रॉन्ग हो गया, सॉरी। द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इंक्रीजेस एट उसमें नहीं जी, प्लास्टिक रीजन परमानेंट डिफॉर्मेशन शो हुई है, तो किसी सूरत भी हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, लिहाजा दोनों MCQs रॉन्ग हो गए।
A spring is stretched by hanging a piece of metal from it. Okay, what is the name? Okay, to the force that stretches the spring. हाँ जी, कौन सी चीज स्ट्रेच करती है? क्यों, कौन सी चीज? ऑब्वियसली वेट है ना स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड वेट होता है जो कि इसको स्ट्रेच कर रहा है। तो स्प्रिंग के अंदर क्या है? स्प्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स है, टेंशन है। तो जितना वेट ज्यादा, स्प्रिंग उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा, उतनी ज्यादा टेंशन अबव डायरेक्शन में होगी। टेंशन अबव डायरेक्शन में, वेट किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? इंशाल्लाह हम टेंशन पे भी एक लेक्चर जरूर रखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन को किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, नॉट द प्रेशर, मास फ्रिक्शन। ये सही एमसीक्यूज नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बाकी कंप्लीट करते हैं। हमने 16 एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं, आई गेस 9 हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं।